हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूं और आज हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास सेकंड की। तो जब हम क्लास सेकंड की बात कर रहे हैं तो इससे पहले यानी कि हम क्लास फर्स्ट का जो वीडियो है वो देख के आ चुके हैं। आप लोगों के लिए जेएलओ का क्विक रिविजन चल रहा है ये, जिसमें हम पहली क्लास देख चुके हैं। यानी कि जेएलओ के क्विक रिविजन की क्लास फर्स्ट हमारी हो चुकी है यूट्यूब पर। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। और वहाँ पर हमने आर्टिकल नंबर 1 से लेके 50 तक कंप्लीट किए थे और साथ में प्रीएम्बल को देखा था। ठीक है, आई बात समझ में? तो इतना हम कुछ करके आ चुके हैं यूट्यूब पर और वो क्लास हमने इससे जस्ट पहले ली थी, यानी कि कल हम ये क्लास देख के आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्लास सेकंड की, जो कि भारत के संविधान से ही संबंधित है, लेकिन आगे के जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और देखते हैं इस सफ़र को हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो ये 51A से शुरू होगा और अंत तक, यानी कि हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम कितने पार्ट तक कवर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए वो मैटर लाया गया है जो जेएलओ में हमारे लिए काम आएगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, उस बेसिकली बात पर ध्यान देकर ये वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है, ये कंटेंट आपके लिए बनाया गया है। तो देखते हैं आज की क्लास में हम क्या क्या पॉइंट कवर कर पाते हैं। तो सबसे पहले वाले पॉइंट को देखेंगे तो देखिए, भाग 4 कै, यानी कि भाग 4 कै कहाँ पर है? अनुच्छेद 51 कै में। ठीक है, इसमें मूल कर्तव्य बताया गया है। मूल कर्तव्य को क्या बोला जाता है? एफडी। ये वो फिक्स डिपॉजिट वाली एफडी नहीं है, ये कौन सी एफडी है? फंडामेंटल ड्यूटी। हमको कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मिले हुए हैं और मूल कर्तव्य मिले हुए हैं। अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी अधिरोपित किए हुए हैं नागरिकों पर, जिनका उनको पालन करना चाहिए। यानी नागरिकों का कर्तव्य होता है कि वो कुछ कर्तव्यों का पालन करें। कौन कौन से कर्तव्य होते हैं वो हमको आर्टिकल 51A के अंतर्गत दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर कितने कर्तव्य हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं कि जो मूल कर्तव्य हैं वो कितने हैं। तो 11 कर्तव्य हैं। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 का था, यानी कि 42वां अमेंडमेंट 1976 में जो हुआ था, और उसके साथ साथ 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, और इसको कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। यानी कि क्या बोला गया है, इसमें 2 अमेंडमेंट हुए थे बेसिकली। एक तो आपको बोलते हैं 86वां संविधान संशोधन, जिसमें कि आपको शिक्षा वाले अधिकार की बात करता है, और लास्ट वाला जो एक 82वां संविधान संशोधन था, उससे क्या कहा गया है? मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, और ये संविधान कहाँ से लिया गया था? आपके पास एक यूट्यूब पर क्लास अवेलेबल है, कहाँ से क्या लिया, वो क्लास आपको जरूर देख के आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए बात करते हैं भाग 5 की। भाग 5 क्या बात करता है? अनुच्छेद 52 से 151A में दिया गया है। संघ की बात करता है, यानी कि यूनियन की बात की जा रही है, और इसने कहा है कार्यपालिका प्लस संसद प्लस एससी ये संघ का निर्माण करते हैं। यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, संसद, उच्चतम न्यायालय, ये कॉन्सेप्ट हमको इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। कई बार हमको ये पता होता है कि भाग जो 5 है वो संघ का है, लेकिन उसमें कौन कौन से पार्ट को हमको कवर करना है, कौन कौन से प्रोविजन को हमको कवर करना है, वो बेसिकली मैं आपके लिए लेके आई। यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, संसद और उच्चतम न्यायालय, इनका कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देखेंगे। फिर जो भाग 6 आता है, अनुच्छेद 152 से 237 तक कवर करता है, यानी 152 से 237 तक कवर करता है। स्टेट यानी कि राज्य की बात करता है। इसमें कहा गया है राज्यपाल, विधानमंडल और हाईकोर्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। यानी कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, उच्च न्यायालय और जो राज्य स्तर के कॉन्सेप्ट हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट की बात करी। सबसे पहले हमने मूल कर्तव्यों की बात करी, फिर हमने यूनियन की बात करी, फिर हमने स्टेट की बात करी। अब भाग की बात करते हैं, वो 9 और 9 कै की बात करेंगे। यहाँ पर वही पार्ट लेके आए गए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 243 से 243 ZG तक है। पंचायती राज की बात कर रहा है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है। ग्राम पंचायत का 73वां संविधान संशोधन है, यानी 73वां संविधान संशोधन है, 1992 में हुआ था।
नगर पालिका का जो संविधान संशोधन था वो 74वां यानी कि 74वां संविधान संशोधन था और 1992 से आया था। ठीक है, अब भाग देखिए 11 क्या बोल रहा है, वो था भाग 9 और भाग 9 कै, और भाग 11 की जब हम बात करते हैं तो 245 से 263 तक कवर करता है। केंद्र और राज्यों के संबंधों की बात की जा रही है, यानी कि यूनियन और स्टेट के जो रिलेशंस होते हैं उनकी बात की जा रही है। 7वीं अनुसूची के संबंध में कानून है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां होती है, उनके बारे में बात की गई है। विवाद के क्या नियम होते हैं और अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है, ये सब हमको इस वाले भाग में देखने को मिलती है। ठीक है, भाग 11 में क्या कहा गया है, केंद्र और राज्यों के संबंधों की बात की गई है, अनुसूचियों की बात की गई है, जो कि होती है अनुसूची यानी सूचियों की, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अनुसूचियों का अलग कॉन्सेप्ट होता है, 12 अनुसूची होती है जो भी हम आगे देखेंगे। भाग 12 कहता है हमको 264 से 300 कै तक वित्त और संपत्ति यानी पैसे की बात की गई है, धन की बात की गई है। ठीक है, 300 कै जुड़ा था, संपत्ति का अधिकार जुड़ा था, कहां पर क्या हुआ था देखिए, फाइनेंस की बात कर रहे हैं। संचित निधि की बात की जा रही है, आकस्मिक निधि की, वित्त आयोग का जो कॉन्सेप्ट है वो 280 का चलता है अपने, और संपत्ति का अधिकार 300 कै के संबंध में है। कहां से हटा था, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप कहां से हटा था, कौन से संविधान संशोधन से था। ठीक है, वीडियो में कमेंट जरूर किया कीजिए, इससे क्या पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रेजेंस है वीडियो देखने में। केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको ये देखना होगा कि आखिर हम जो वीडियो देख रहे हैं उससे हमने कितना गेन किया है। ठीक है, पिछले कॉन्सेप्ट में हमने बताया था कि कौन सा संशोधन हुआ था जिससे कि संपत्ति का अधिकार बना था। ठीक है, तो जिन जिन व्यक्तियों को पता है, जिन जिन स्टूडेंट्स को पता है, वो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी 14 और 15 की। 308, 329 के बारे में बात कर रहा है। सेवाएं और निर्वाचन यानी जो यूपीएससी होता है हमारा, चुनाव आयोग वगैरह होता है, उसकी बात की जा रही है। लोक सेवाएं यूपीएससी की बात करता है, निर्वाचन आयोग 324, और दोनों ये स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं। ये सब चीजें अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को, लेकिन ये बताया जा रहा है कि भाग में बेसिकली क्या क्या बताया गया है। इसके बाद देखिए 18 में हमको कहा गया है 352 से 360 में आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात की गई है। 3 प्रकार के आपात होते हैं। 352 में राष्ट्रीय आपात होता है, 356 में राज्य आपात होता है, 360 में वित्तीय। 3 प्रकार के आपात की स्थिति होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से आपात होते हैं। वित्त जो आपात होता है वो कब लगता है, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है, कब लगी है, कितनी बार लगी है, ये सारी बातें की जाती है। भाग 20 में बात की जाती है संवैधानिक संशोधन की। इसमें 368 एक अकेला से आर्टिकल है और संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताता है। मेन जो केस चलता है वो केशवानंद भारती का चलता है। उसमें कहा गया है कि संशोधन किया जाता है लेकिन मूल ढांचे का किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भाग 4 कै में जब हम देख रहे हैं तो सबसे पहले देखिए, अभी हम ऊपर से ओवरव्यू लेके आए थे कि हमको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स को देख के चलना है आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले जब हम 51A की बात करते हैं यानी 51A की बात की जाती है तो मूल कर्तव्यों के बारे में कहा गया है। फंडामेंटल ड्यूटी कहा जाता है, इनको FD कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 का था, 10 कर्तव्य जोड़े थे, यानी कि सबसे पहले जब मूल कर्तव्य बने थे तब 11 कर्तव्य नहीं थे बल्कि 10 कर्तव्य थे। 42वें संविधान संशोधन से ही जुड़े थे, यानी कि 42वें संविधान संशोधन से पहले मूल कर्तव्यों का कॉन्सेप्ट नहीं था। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उससे 10 कर्तव्यों का समावेश हुआ था। ठीक है, 86वां संशोधन हुआ 2002 में, 11वां कर्तव्य जोड़ा और ये यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है और इसी तरीके से आगे की बात हम देखेंगे। सबसे पहले जो हमको मूल कर्तव्य दिया गया है संविधान। संविधान का क्यों कहा गया है, क्योंकि जितने भी कानून होते हैं वो पावर कहाँ से प्राप्त करते हैं, संविधान से। तो संविधान का हमको सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज यानी कि हमारे झंडे का हमको सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान का हमको सम्मान करना चाहिए। ठीक है, संविधान के आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए और ये प्रत्येक नागरिक का प्रथम कर्तव्य है। सबसे पहला कर्तव्य है कि कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्लैग का और जो गान है हमारा उसका क्या करना चाहिए, हमको सम्मान करना चाहिए। इसके बाद देखिए स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोना, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोना, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, मतलब अगर देश की रक्षा के लिए अगर आह्वान किया जाता है तो बिना सोचे विचारे हमको देश की रक्षा के लिए जाना चाहिए।
फिर बोल रहा है समरसता एवं भाईचारे की भावना का विकास करना। इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये व्यक्ति इस धर्म का है, इस जाति का है, इस प्रदेश का है, इसके ऐसा नहीं करना चाहिए और सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। सामाजिक संस्कृति की विरासत को बचाए के रख। इसके बाद क्या बात कर रहा है कि सामाजिक संस्कृति की विरासत को बचाना। ये सामाजिक नहीं है, सामाजिक है, ठीक है। सामाजिक संस्कृति की विरासत को बचाना। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। अनुच्छेद 48 कैसे जुड़ा है? वन्य झील, नदी, वन्य जीव वगैरह इनकी रक्षा करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद का विकास करना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हिंसा से दूर रखना। राष्ट्रीय उत्कर्ष के लिए सतत प्रयास करना और 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा दिलाना। 86वें संविधान संशोधन यानी 86वां संविधान संशोधन जो 2002 का था उससे जुड़ा था। माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करे? शिक्षा प्रदान करे, शिक्षा दिलाए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, संघ और कार्यपालिका। देखिए आपके लिए स्लाइड बना के लेके आई हूँ। इसमें क्या है देखिए, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 52 से 72 तक देखते हैं, यानी 72 तक देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कई बार डायरेक्टली लाइन पूछी जाती है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है? तो अनुच्छेद 52 यानी 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ये निश्चित बात है, ठीक है, निश्चित बात है ये वाली। अनुच्छेद 53 कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्र में निहित होगी, यानी कि राष्ट्रपति में निहित होगी, सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों से। यानी कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है ये बेसिकली किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 53 में कहा गया है। 52 कहता है राष्ट्रपति होगा, 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है, प्रेसिडेंट में निहित होगी। 53 का क्लॉज 2 कहता है रक्षा बलों यानी कि जो आर्मी वगैरह होता है उनका सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में होगा, यानी सुप्रीम कमांडर होगा हमारा राष्ट्रपति। 54 कहता है निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल की बात की जा रही है, यानी अपॉइंटमेंट वगैरह की बात की जा रही है। तो निर्वाचित सांसद राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर क्या करेंगे? इसका निर्वाचन करेंगे। 55 कहता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर आधारित होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से चुनाव वगैरह लड़ा जाता है, ठीक है। ये वाले इसके जो बेसिकली कॉन्सेप्ट हैं वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और पॉइंट आपके लिए वही लाए गए हैं यहाँ पर। 56 कहता है 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देगा, वो अध्यक्ष को बताएगा। मतलब राष्ट्रपति जो होता है वो जो अपना इस्तीफा होता है वो किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को दे सकता है। और वो उपराष्ट्रपति क्या करेगा? फिर अध्यक्ष को यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को इसके बारे में बताएगा। 57 कहता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र, यानी कि एक से अधिक बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, यानी कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति बना है वो क्या कर सकता है? एक बार से अधिक भी राष्ट्रपति मनोनीत हो सकता है, चुना जा सकता है। 58 कहता है योग्यता के बारे में, भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का होना चाहिए, लोकसभा में नियुक्त होने का पात्र होना चाहिए। 59 कहता है संसद या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता, कोई लाभ का पद वगैरह धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है। 60 में शपथ, इंपॉर्टेंट चीज है कि राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में शपथ लेता है? तो 60 शपथ होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। चीफ जस्टिस के सामने या फिर चीफ जस्टिस ना हो तो जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज उस टाइम मौजूद होगा उसके सामने क्या की जाती है? ओथ ली जाती है, शपथ ली जाती है। 61 कहता है महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में, तो किस तरीके से चलती है? दोनों सदनों से 2/3 बहुमत होते हैं, 1/4 सदस्यों के द्वारा नोटिस वगैरह दिया जाता है, तब महाभियोग चलता है। 61 डायरेक्टली पूछा जाता है महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ दी गई होती है। 72 कहता है क्षमादान देने की शक्ति, तो मृत्यु दंड में केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है। कई बार पूछा जाता है कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो क्षमा कर सकता है मृत्यु दंड को, तो जो राष्ट्रपति साहब होते हैं वो मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकते हैं अगर उनको परिस्थितियों को देखते हुए लगता है तो, ठीक है। यहाँ तक बात हुई। अब देखिए इधर प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिमंडल 74 और 75 के बारे में बात करते हैं। 74(1) में कहा गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए पीएम हेडेड एक मंत्री परिषद होगी, यानी कि राष्ट्रपति को जो सलाह देगा वो कौन देगा? प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री साहब होंगे। 74 का एक परंतु है, उसमें कहा गया है राष्ट्रपति सलाह एक बार वापस भेज सकता है, दोबारा भेजी सलाह वापस मानी जाएगी। यानी कि राष्ट्रपति को लगता है कि भाई इस सलाह को वापस देना चाहिए तो वापस दे सकता है, लेकिन अगर वो दोबारा वही सलाह वापस आ जाती है तो वो मानने के लिए बाध्य हो जाएगा।
75 कहता है पीएम राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पीएम की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। प्रेसिडेंट प्लेजर यानी कि यहाँ पे राष्ट्रपति की एक पावर का यूज हो गया। क्या कहता है, जो पीएम होता है, प्रधानमंत्री साहब होते हैं, वो नियुक्त किए जाते हैं हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, और जो मंत्रिपरिषद होती है, बाकी के जो मंत्री होते हैं, वो पीएम की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। 75 का क्लॉज 3 कहता है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 75 का क्लॉज 3 क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, राज्यसभा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा को इंक्लूड नहीं करे। 76 कहता है महान्यायवादी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है। 76 आर्टिकल ध्यान रखने बहुत जरूरी है। आर्टिकल 76 महान्यायवादी की बात कर रहा है, तो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, लॉ ऑफिसर होता है। इसकी कौन सी क्वालिफिकेशन होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता होती है वही होती है। ठीक है। 78 में पीएम के कर्तव्य बताए गए हैं कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णय और प्रस्तावित विधान से अवगत कराना, ये काम होता है हमारे पीएम का। ठीक है। अब यहाँ पर रिलेटेड केसेस लेके आई हूँ आपके लिए। तो शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य में कहा था कि राष्ट्रपति राज्यपाल सदैव मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल सदैव क्या करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। यूएनआर राव बनाम इंदिरा गांधी ने 1971 में कहा था लोकसभा अगर भंग भी हो जाती है तो मंत्रिपरिषद नए पीएम तक केयर टेकर के रूप में कार्य करती है। अगर लोकसभा को किसी भी तरीके से भंग भी कर दिया गया है तो जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है वो नए पीएम के बनने तक क्या करेगी, केयर टेकर के रूप में काम करेगी। याद होना चाहिए केयर टेकर का कौन सा केस है, इंदिरा गांधी का केस। केहर सिंह के बाद में क्या कहा गया था कि अनुच्छेद 72 में क्षमा शक्ति, सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर सकती है किंतु सीमित दायरे में। यानी कि 72 में जो क्षमादान की शक्ति दी गई है प्रधानमंत्री इसको, राष्ट्रपति को, तो उसकी समीक्षा की जा सकती है किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन अपने दायरे में रहते हुए, जो भी सीमा दे रखी है उसके अंतर्गत रहते हुए ऐसा किया जा सकता है। नवाब रेबिया बनाम उपाध्यक्ष के वाद में जो 2016 का था, कहा था राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध स्वयं कार्य नहीं कर सकती है। इसके बाद सिंघल का वाद आया था, उसने कहा था राज्यपाल को मनमाने तरीके से नहीं हटाया जा सकता, उसको कारण बताने आवश्यक है। ठीक है, ये वाली बात हुई। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या बात है हमारे लिए, अनुच्छेद 54 यानी आर्टिकल 54 जो है, विधान परिषद सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मत नहीं देते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में मत वगैरह देते हैं या नहीं देते हैं, तो नहीं देते हैं। ठीक है। आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि किस तरीके से हटा सकते हैं, तो केवल संविधान का उल्लंघन किया गया है तो ही राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। आर्टिकल 72 कहता है 5 प्रकार की क्षमा है, क्षमा, विलंबन, विराम, परिहार और लघुकरण, ये सब क्या कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। आर्टिकल 74 कहता है 44वें संविधान संशोधन 1978 से सलाह बाध्यकारी बनी है, यानी जो सलाह वगैरह दी गई है उसको बाध्यकारी कब से बनाया गया है, 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उससे बनाया गया है, 1978 का संशोधन था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब बात करते हैं पार्लियामेंट की। अनुच्छेद 79 से 122 राज्यसभा बनाम लोकसभा, यानी राज्यसभा पे कौन कौन से प्रोविजन है और लोकसभा में कौन से प्रोविजन है जो हमको पढ़ने चाहिए। तो जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो आर्टिकल 80 आ जाता है और लोकसभा की बात करते हैं तो 81 आ जाता है। कंपेयर करते हुए स्टडी करेंगे तो हमारे लिए भी आसान रहेगा। अधिकतम बल क्या बता रहा है, 250 सदस्य होते हैं। 250 सदस्य होते हैं 238 राज्यों से, यूनाइटेड स्टेट्स से 12 राष्ट्रपति के द्वारा नामित होते हैं। अधिकतम कितने होते हैं, 552 होते हैं, 533 राज्य से, 20 यूनाइटेड टेरिटरी से और आंग्ल भारतीय के 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, पता होनी चाहिए आप लोगों को। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, 12 कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से संबंधित होने चाहिए। निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा, यूनियन टेरिटरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये पद्धति वगैरह बताई गई है। कार्यकाल होता है, स्थायी सदन होता है, कभी भंग नहीं किया जा सकता। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। यहाँ पे देखिए सदस्य का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का। आंग्ल भारतीय सदस्य यहाँ पे है, 104वें संविधान संशोधन 2020 से जुड़े थे। ठीक है, और ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर 543 निर्वाचित स्थान है
और 104 संविधान संशोधन हुआ था जिसने प्रावधान समाप्त कर दिया था आंग्ल भारतीय वाला। यहाँ पर जो निर्वाचन होता है वहां पर बताया था आपको राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य बनते हैं। यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी कि 18 साल का जो व्यक्ति होता है वोट दे सकता है। वहां पर जो कार्यकाल था 6 वर्ष की अवधि का था राज्यसभा के सदस्य के लिए। यहाँ पर 5 वर्ष का कार्यकाल है, पीएम की सलाह पर पहले भी भंग हो सकते हैं। न्यूनतम आयु वहां पर 30 वर्ष है, लोकसभा 25 वर्ष याद रखें, और न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, राज्यसभा में 30 वर्ष है, ये याद रखना है आपको। देखिए कंपेयर करते हुए बता रहे हैं आपको। सभापति होता है इसका उपराष्ट्रपति, एक्स ऑफिशियो होता है, उपसभापति सदस्यों में से बनाया जाता है। यहाँ पर जो अध्यक्ष होता है वो 93 के अकॉर्डिंग लोकसभा सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है। विशेष शक्ति कहाँ पर दी गई है? 249 में राज्य सूची पर संसद कानून बनाए। 312 में कहा है अखिल भारतीय सेवाएं सृजित कर सकती है। 368 कहता है संविधान संशोधन दोनों से होता है। ये वाली पावर दी गई है आपको राज्य की, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है? उपाध्यक्ष भी लोकसभा सदस्यों में से निर्वाचित होता है। अविश्वास वाली बात होती है, केवल लोकसभा में होता है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध राज्यसभा में नहीं होता। धन विधेयक वाली बात की गई है, अनुच्छेद 110 में कहा है केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा केवल क्या कर सकती है? सुझाव दे सकती है। निर्णायक मत टाई होने पर अध्यक्ष का निर्णायक मत मिलता है, यानी कि अगर किसी भी मामले में दो व्यक्तियों में जैसे टाई हो जाता है, दोनों के विचार एक जैसे हो जाते हैं, तो क्या होगा? लोकसभा का जो मत होगा, जो अध्यक्ष का मत होगा, वो क्या होगा? प्रभावी होगा, ठीक है। कंपेयर करते हुए टेबल दी गई है आपकी, एक बार हल्का सा ओवरव्यू कर सकते हैं आप, दोबारा हल्का सा रिपीट देख सकते हैं अगर कोई डाउट होता है। तो बेसिकली हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। यहाँ पर अनुच्छेद 108 कहता है संयुक्त बैठक के बारे में, यानी ज्वाइंट सिटिंग के बारे में, कि क्या होती है? दोनों सदनों में गतिरोध पर राष्ट्रपति बुला सकता है, यानी दोनों सदनों में किसी भी तरीके का विरोध होता है तो क्या कर सकता है? इसको राष्ट्रपति बुला सकता है, ज्वाइंट मीटिंग को। लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में केवल साधारण विधेयकों के लिए, धन विधेयक 110 या संविधान संशोधन 368 के लिए नहीं, यानी कि जो दो ज्वाइंट मीटिंग होती है वो किसके लिए बुलाई जा सकती है? लोकसभा की अध्यक्षता में बुलाई जा सकती है, केवल साधारण विधेयकों के लिए। वित्त विधेयक के लिए और संविधान के संशोधन के लिए क्या हो सकता है? ये साधारण मीटिंग, जो ज्वाइंट मीटिंग होती है, वो नहीं बुलाई जाती है। ये हो तो होलुहान बनाम जाचुल्हा ये केस था एक। 10वीं अनुसूची वैध है, अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन, यानी कि ये जो केस है वो इससे रिलेटेड है। कि होलो होल ये कई बार पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए संसद के महत्वपूर्ण अनुच्छेद 83 से 122 परीक्षा में बार बार आते हैं, यानी यहाँ पर आपके लिए बेसिकली वही मैटर लाया गया है जो आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड है। तो एग्जाम में कौन कौन से आर्टिकल्स जो आपके राज्यसभा और लोकसभा वगैरह वाले प्रोविजन से पूछे जाते हैं वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो आपको ध्यान रखना है ये वाली बात कि कौन से आर्टिकल्स को ज्यादा पूछेंगे। तो आर्टिकल जो 85 है, 85 है, ये आर्टिकल 85 है, ये वाला सत्र और सत्रावन से रिलेटेड है। राष्ट्रपति सत्र को बुलाता है, 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए, और सत्रावसन भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। क्या बोल रहा है हमारा आर्टिकल 85? कई बार पूछा जाता है कि सत्र कौन बुलाता है, जो संसद के सत्र वगैरह होता है वो कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। और 2 सत्रों के बीच, यानी जो सत्र बुलाए जाते हैं, जो 2 सेशंस बुलाए जाते हैं, उनमें कितना समय होना चाहिए? तो अधिकतम 6 माह का समय होना चाहिए। और सत्रावसन यानी इसको जो सत्र को समाप्त करता है वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 85 ने बोल दिया। 86 के देखिए संसद का संबोधन, राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करता है। कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किसको संबोधित करता है? तो दोनों सदनों को संबोधित करता है। नए वर्ष के प्रथम सत्र में संबोधन अनिवार्य होता है। भाई नया सत्र स्टार्ट हो रहा है तो आपको संबोधन किया जाना चाहिए, ये जरूरी है। 93 देखिए इसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 86 तो संसद के संबोधन की बात कर रहा था, और 93 कह रहा है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। अध्यक्ष तभी इस्तीफा देगा जब लोकसभा हटाए या उपाध्यक्ष को पत्र लिखे, यानी अध्यक्ष किस तरीके से इसको हटा सकता है वो ये वाली बात बोली गई है। आर्टिकल 100 बोल रहा है गणपूर्ति और मतदान इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है किस तरीके से की जाती है। तो कुल सदस्यता का 1/3 सदस्य 1/10 भाग गणपूर्ति होता है। साधारण बहुमत से मतदान किया जाता है, और टाई होने पर अगर मैटर टाई हो जाता है तो जो अध्यक्ष होता है उसका मत क्या होता है? प्रभावी होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 85 देख लिया हमने सत्रावसन के बारे में। 86 के लिए संबोधन की बात कर दी गई है।
93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है और 100 में गणपूर्ति की बात की गई है। ठीक है, थोड़ी सी क्लास ऐसे लग सकती है लेकिन ये पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 105 में हमारे संसद के विशेषाधिकार दे रखे हैं आर्टिकल 105 में कि सांसदों को संसद में कहीं बात पर न्यायालय नहीं गति जा सकता, वाणी की स्वतंत्रता किंतु पूर्ण नहीं। यानी कि संसद के अंतर्गत सदस्यों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, उनको बात बात पर कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता अगर उन्होंने कुछ कमेंटबाजी की है तो, लेकिन वो अपनी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यूज कर सकते हैं लेकिन अपने दायरे में रहते हुए। 108 कहता है संयुक्त बैठक के बारे में, केवल साधारण विधेयक पर गतिरोध के लिए होता है, धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन के लिए नहीं होता, लोकसभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता में होता है। संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है ये बात देखिए, तो क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सिटिंग बोला जाता है। ठीक है, कहाँ पर दे रखी है, 108 में दे रखी है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक की प्रक्रिया के बारे में बताता है, केवल लोकसभा में होता है धन विधेयक, राज्यसभा क्या करता है, केवल अपनी राय देता है, उसको अस्वीकार नहीं करता लेकिन अपनी राय देता है। राज्यसभा 14 दिन में वापस करती है वरना पारित माना जाता है। यानी अगर उसके लिए सुझाव के लिए भेजा जाता है तो राज्यसभा को उसको 14 दिन के अंतर्गत वापस देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसको क्या माना जाएगा, प्रस्तावित माना जाएगा, एक्सेप्ट किया हुआ माना जाएगा। प्रस्ताव दिया, उसको एक्सेप्ट किया, ये मान लिया जाएगा। ठीक है, 110 कहता है धन विधेयक की परिभाषा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कर, उधार, संचित निधि, अनुच्छेद 110 अध्यक्ष का प्रमाण पत्र, अंतिम न्यायालय प्रश्न नहीं उठा सकते। इसके बेसिकली जो कीवर्ड निकल के आए हैं वो होते हैं कि भाई धन विधेयक क्या होता है, तो कर, उधार और संचित निधि से संबंधित होता है, आर्टिकल 110 होता है, अध्यक्ष का प्रमाण पत्र अंतिम होता है इसका, और न्यायालय में एक्सेप्ट वो क्या नहीं, न्यायालय में प्रश्न वगैरह नहीं उठा सकते। ठीक है, 109 में प्रक्रिया दे रखी है और 110 में परिभाषा दे रखी है धन विधेयक की, आपको पता होनी चाहिए। धन विधेयक की प्रक्रिया 109 में है और परिभाषा कहाँ दे रखी है, 110 में। देखिए सामने लिख रहा है आपके सामने। 111 कह रहा है राष्ट्रपति की अनुमति, दोनों सदनों से पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, उनका बस करे तो वो उनको रोक भी सकते हैं, वापस भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार कर सकते हैं। धन विधेयक को देना अनिवार्य है, यानी धन विधेयक जब उनके पास आ जाता है पारित होने के लिए तो उनको पेश करना ही होगा, पारित करना ही होगा। आर्टिकल 112 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण, यूनियन बजट की बात की जाती है, वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। कई बार पूछा जाता है तो यहाँ पर आप राष्ट्रपति से कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या पता राष्ट्रपति पेश करता है क्या, तो ऐसा नहीं है। धन विधेयक जो वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है वो वित्त मंत्री जो होता है वो प्रस्तुत करता है। संचित निधि और आकस्मिक निधि, नए वित्तीय वर्ष की योजना, इसमें कौन कौन सी चीजों के बारे में बताया जाता है, संचित निधि के बारे में और आकस्मिक निधि के बारे में। संचित निधि और आकस्मिक निधि क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पहले बता चुके हैं, आप जाके पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 116 ने क्या कहा है, लेख और अनुदान के बारे में। बजट पास होने से पहले 2 माह के लिए अग्रिम बजट का 1/6 चुनाव वर्ष में विशेष काम आता है। ठीक है, लेख अनुदान के बारे में है लेकिन इतना अपने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। 112 कहता है न्यायालय जांच नहीं करेंगे, संसदीय कार्रवाई की वैधता न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 105 + 122 ने कहा है संसदीय अधिकार का कवच, यानी ये जो आर्टिकल 122 है ये क्या है, संसदीय अधिकारों का कवच है। इन्होंने क्या कहा है कि संसदीय कार्यवाही की जो वैधता होती है उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 105 और आर्टिकल 122 एक साथ चलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए, अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, आज की जो हमारी क्लासेस में हमने क्या देखा, मूल कर्तव्यों को देखा है, राज्यसभा लोकसभा को देखा है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को देखा है। ये थोड़ा सा एक टिपिकल वाला टॉपिक हो सकता है आप लोगों के लिए, तो इससे ज़्यादा मैं आगे न्यायपालिका की तरफ जाने से पहले इस क्लास को आज यहीं ओवर करना चाहूँगी, क्योंकि क्या होगा, इस क्लास को एक बार आप देखेंगे अपने एक्ट के संग, तब आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो क्लास मैं आपके लिए लेके आई हूँ, क्लास 1 के बाद जब क्लास 2 में आपके लिए लेके आई हूँ, तो आपको ये क्लास जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अपने दोस्तों को इसके साथ जोड़िए। JLO का जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट मंथ में ही है। एक अगर क्विक रिविजन आप लोगों को मिल रहा है तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। साथ में ही APO का एक नोट्स मिल रहे हैं डीलो लर्निंग ऐप पर, वो आप जाकर परचेज कर सकते हैं। डीलो की क्लासेस भी अवेलेबल है डीलो लर्निंग ऐप पर, जिसमें कि आपको क्लासेस के संग नोट्स दिए जा रहे हैं। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि भाई मैम क्लासेस देख के हम लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा है, नोट्स से हम प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो जस्ट नॉमिनल चार्जेस पर 500 में आपको नोट्स अवेलेबल हैं। डीलो लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आप डेमो भी देख सकते हैं नोट्स का, फ्री मटेरियल के अंतर्गत आपको मिल जाएगा।
और फिर साथ में आप क्या कर सकते हैं, नोट्स के थ्रू अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। तो डीलो लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और साथ में क्या कर सकते हैं, आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं जेएलओ का। आज आपके लिए क्लास सेकंड आई है, तो जिन लोगों ने क्लास फर्स्ट को नहीं देखा है, पहले क्लास फर्स्ट को देखिए, फिर क्लास सेकंड को देखिए। इसके बाद आगे कॉन्सेप्ट में चलने से पहले हम लोगों को इस क्लास को अच्छे से देखना होगा। तो अगर समझ में एक बार में नहीं आता, थोड़ा बहुत अगर लगता है, तो रिपीट करके भी आप देख सकते हो। और जुडिशरी वाले प्रोसीजर पर पहुंचने से पहले, यानी न्यायपालिका वाले कॉन्सेप्ट पर पहुंचने से पहले इस क्लास को देखना बहुत जरूरी है। अगर हम इसके साथ अगर न्यायपालिका के कॉन्सेप्ट को शुरू कर लेंगे तो थोड़ा सा खिचड़ी टाइप की बन जाएगी, समझ में कम आएगा। तो आपको क्या करना है, इस क्लास को आज हम यही ओवर करते हैं और एक्ट के साथ इस क्लास को देखिएगा कहाँ पर हमको क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है, कहाँ क्या लिखा जा रहा है। तो मिलते हैं हम लोग एक नई क्लास के साथ। जेएलओ की नई क्लास लेके आएंगे, क्लास थर्ड, जिसमें कि हम आगे के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आगे के लेक्चर्स को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।